हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो आज हम करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 1 पेपर नंबर 2। ओके, सो पेपर नंबर 2 सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है आपका। इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ भी सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन आपका पेपर है या आप एमएड कर रहे हैं, वहाँ भी इसके कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो ये कंप्लीट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है। आज हम करने वाले हैं इसकी क्लास नंबर 4। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। सो आज हम करने वाले हैं सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज। ठीक है, क्वेश्चन आपका लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कि कैसे बनता है, कैसे आया हुआ है। सो आज उसका कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियोस को देखते हैं, लाइक और कमेंट भी किया करिए, उससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। और साथ में आपके लाइक और कमेंट करने से इस वीडियो को यूट्यूब भी ज़्यादा प्रमोट करता है, ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँचता है, जिससे उसकी रीच बढ़ती है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग को वीडियो यूजफुल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किया करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, चलिए टॉपिक आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जो लोग नए हैं और पेड नोट्स परचेज करना चाहते हैं, सो यहाँ पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7208053840। इस पर आप मैसेज करके पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। इसके लिए एक मिनिमम फीस है, और मैं आपको यही बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कई लोग पहले बाहर से कहीं से खरीद लेते हैं, इजी नोट्स खरीद लेते हैं, और उसकी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती है। देन अब उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें, क्योंकि ऑलरेडी इजी नोट्स या कोई भी नोट्स वो परचेस कर चुके हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में बताती हूँ तो कि अगर आपको PDF नोट परचेस करने हैं तो आप टाइमली परचेस कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम की डेट नेक्स्ट मंथ आपकी आ ही जाएगी, और 10 to 12 डेज बिफोर ही आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम इस दिन से है। ठीक है, सो अगर पेड नोट परचेस करना है, और सेम यही लैंग्वेज पूरी रहती है आपका, जैसा मैं आपको पढ़ाती हूँ सेम ही मिलता है, तो रिवीजन के टाइम भी बहुत इजी हो जाता है आपको चीज़ें रिवाइज करने में, और आपका पेपर भी बहुत ईजिली निकलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल चेंज। सोशल चेंज रिफर्स टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर ओवर टाइम। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि सोशल चेंज की बात हो रही है, तो सोशल चेंज मीन्स एक तरह का सामाजिक बदलाव। ठीक है, सामाजिक बदलाव इन हिंदी, क्योंकि ये मेरा पूरा कंटेंट इंग्लिश में ही है, तो जो लोग हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिखते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको पूरा इंग्लिश में ही लिखना होता है, वो हिंदी की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कोशिश करती हूँ कि आपको चीज़ें समझाऊँ, जिससे आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कर पाएँ अच्छी तरीके से। सोशल चेंज रिफर्स, अब सोशल चेंज मतलब सामाजिक बदलाव, एक तरह का ऐसा बदलाव जिसमें सामाजिक स्ट्रक्चर मतलब सोशल स्ट्रक्चर, उसकी वैल्यूज, नॉर्म्स और बिहेवियर वगैरह चेंज हो जाए। सिग्निफिकेंट चेंज को मतलब हमें ऐसे चेंजेस देखने को मिले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये कैसे होता कैसा है? इट कैन बी ड्रिवन बाई फैक्टर्स। अब इसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है एंड एजुकेशन है। ठीक है, तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारी इंडियन सोसाइटी मीन्स जो हमारी इंडिया में की सोसाइटी में कितना सारा चेंज लेकर आए हैं। अगर आप भी अपने घरों में बड़ों से सुनते होंगे, दादी बाबा नानी नाना, जो कि हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में ऐसा था, तो वो कौन सा ज़माना था? वो ज़माना वही था जो अब सोसाइटी पहले कुछ और थी और अब सोसाइटी चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी के थ्रू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू, साथ में पॉलिटिक्स में भी चेंज होता है, सरकारें भी बदलती हैं, तो वो नए नए तरीके की पॉलिसीज एंड ऑल लेकर आती हैं, और साथ में एजुकेशनल स्ट्रक्चर भी बहुत कुछ रिफाइन हो गया है और चेंज हो गया। तो इसलिए सोशल चेंज इसी को कहते हैं। Education plays a key role in shaping society by promoting awareness, equality and progressive thinking, leading to the transformation of social systems. तो हम सभी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे इंडिया में एजुकेशन लिटरेसी रेट इंक्रीज होता जा रहा है, सभी अब तो आप देखते हैं, जब हम सभी लोग यूट्यूब पे वीडियोस एंड ऑल देखते हैं, तो देखते हैं गांव-गांव से लोग जो है यूट्यूब के थ्रू अपने अपने व्लॉगिंग कर रहे हैं या कुछ भी बना के अपना चैनल बना रहे हैं और इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली है क्या? एजुकेशन मिला, टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद वो उनकी लाइफ भी सिस्टम चेंज हो रहा है। अब अगर आप गांवों में जाएंगे तो इंडिया में आपको उतने ज़्यादा वैसे गांव नहीं मिलेंगे, पक्के मकान तो आपको जगह जगह मिलेंगे ही,
और साथ में पानी की पूरी सुविधा है, लाइट भी मोस्ट ऑफ द विलेजेस में पहुंच गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सोशल सोसाइटी में चेंजेस हो गए हैं अब। इसका एक एग्जाम्पल अगर लिखने को आता है तो आप लिख सकते हैं वुमेन एंटरिंग द वर्क फोर्स। अब क्या है, पहले के जो सोसाइटी 50 60 70 साल पहले कभी इक्का दुक्का वुमेन्स जो हैं, जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 के बाद, तो इक्का दुक्का औरतें आपको ऐसा दिखता था कि काम करते हुए कहीं मिलती, कुछ कुछ फेमस हैं। बट आज के एटमॉस्फेयर में क्या है कि अब सिर्फ वो घरेलू नहीं रह गई हैं, उनको अपनी लाइफ में करियर भी बनाना है। ठीक है, तो अब वुमेन अपना करियर के बनाने के लिए ही पढ़ाई करती हैं। अर्लियर मोस्ट वुमेन वर लिमिटेड टू हाउस होल्ड रोल्स। ठीक है, टुडे ड्यू टू एजुकेशन अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक नीड्स मोर वुमेन वर्क इन ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस, मिलिट्री, बिजनेसेस एक्सेट्रा। सो वी ऑल नो दैट कि आजकल हर फील्ड में वुमेन्स भी मेंस की तरह ही काम कर रही हैं, और अपने घर पे भी द मेंस एंड वुमेन दोनों मिलके अपना जो है, जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है, हाउस होल्ड अर्निंग्स जो है दोनों की आती हैं, तो उनका स्ट्रक्चर, लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो गया है। तो इस तरीके से दिस हैज़ चेंज्ड फैमिली स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी अब चेंज हो गया है। जेंडर रोल्स चेंज हो गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां घर में खाना बनाएंगी और लड़के बाहर जाके कमा के लेकर आएंगे। तो जेंडर रोल्स भी अब चेंज हो गए हैं। कहीं ना कहीं दोनों लोगों का ये रहता है कि दोनों लोग साथ में काम करेंगे। ठीक है, और दो घर पे भी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको साथ में बांटेंगे। ओके, एंड सोसाइटल स्टेटस भी इसीलिए चेंज हो रहा है बिकॉज अब डबल इनकम आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी कमा रहे हैं, तो इसलिए आपका स्टेटस भी मेंटेन करना आपको इजी हो रहा है। शोइंग क्लियर सोशल चेंज। तो नाउ इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले एक बड़ी सोसाइटी होती थी, कितने सारे लोग बच्चे उनके होते थे, अब तो एक एक दो दो बच्चे करते हैं, साथ में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में रहते हैं पेरेंट्स, और जो आपके पेरेंट्स हैं, और अगर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी एक अलग फैमिली है, तो वो अपनी न्यूक्लियर फैमिली अलग रखते हैं। बहुत ही आपको कम देखने को मिलेगा कि सभी एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, और अगर रह भी रहे हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो उनके बच्चों की टेक केयर कर रहे हैं, बिकॉज जो आपका वाइफ है वो वर्किंग है। ठीक है, तो इस तरीके से कि बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है जो सोसाइटल चेंज के तौर पे इंडिया में देखा जा सकता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा सब्जेक्टिव पेपर है, तो यहाँ पर आपको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज। तो रोल ऑफ एजुकेशन क्या होता है सोशल चेंज को लाने में? सबसे पहला है स्प्रेड अवेयरनेस, educates people about their rights, duties and social issues, fostering informed decision making. So इससे क्या होती है, एजुकेशन के थ्रू एक अवेयरनेस डेवलपमेंट होता है, अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है लोगों में कि हाँ, पीपल अगर एजुकेट होते हैं तो उन्हें पता होता है कि मेरे क्या राइट्स हैं, क्या मेरे अधिकार हैं, क्या मेरे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, क्या सोशल इश्यूज़ हैं जिस पर हम उठा सकते हैं अपनी आवाज़ को, और डिसीजन मेकिंग को भी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, प्रमोट्स इक्वलिटी। अब जैसा जैसा इंसान एजुकेट हो रहा है, वुमेन्स एजुकेट हो रही हैं, और भी जो आप पहले SC ST एंड OBCs एंड सबको बड़ा पिछड़ा माना जाता था, अब सभी लोग एजुकेट हो गए हैं, और एजुकेट होके अपने आप को, मीन्स एक तरह से सभी अब इक्वल हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा समाज में। हेल्प्स एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ओके, सो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हैं कि अब सभी के घरों में आपको ऑलमोस्ट कार तो सबके पास दिखती है। ठीक है, पहले कोई मोहल्ले में एक दो लोग कार लेकर आते थे तो बड़ा होता था कि उनके यहाँ कार है, बट नाउ यू कैन रियलाइज कि ईच एंड एवरीबडी हैज़ कार एंड ट्रांसपोर्ट, उनका अपना बाइक है, स्कूटी है, कार है। महिलाओं के लिए स्कूटी बहुत ही नॉर्मल हो गई है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये सब सोसाइटीज़ में चेंज हो गए हैं। अब सब एजुकेटेड हुए तो लोगों को समझ में आया कि हम एजुकेटेड हो गए, अब हम अपने घर के लिए, अपने लिए अर्न कर सकते हैं। तो एक तरह से सभी कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहा है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जैसा कि मैंने अभी बोला, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ मतलब जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन था, जो अलग रहता था। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अंडर प्रिविलेज सेक्शन टू इम्प्रूव देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो वो भी अब समाज के, वो सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं भी ऐसे चलाई जाती हैं, जैसे आप देखते हैं आंगनबाड़ी वाली, तो उनमें जो है काम करती हैं औरतें, और इस तरीके से बहुत सारी उनके एम्प्लॉयमेंट। अभी बिहार में ही देखते हैं शायद 10,000 रुपये दिए गए हैं कि हर महिला अपना जो है बिजनेस कोई छोटा मोटा स्टार्टअप खोल सके। तो वो क्या है, एक तरह का सोशल चेंज वहाँ पर आएगा अगर उसमें
से 1000-2000 में भी कोई 100-200 भी अगर अपना अपना बिजनेस खोलते हैं तो वो एक तरह का क्या है कि सोसाइटी में चेंज आ जाएगा। और कहाँ आएगा कि तब जब आप भविष्य में जाएंगे तो बात क्या होगी कि सरकार ने ऐसा दिया था, उससे यहाँ से वोमेंस को एक आइडिया आया। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं, ये क्या है हमारी सोसाइटी में चेंजेस ला रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनकरेजेस रेशनल थिंकिंग, रिड्यूसेस सुपरस्टिशंस एंड बिलीव्स, प्रमोट साइंटिफिक एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो जो पहले जो एक बिलीव था, सुपरस्टिशियस बोलते हैं ना कि एक मिथ रहते थे कि छींक दिया, सिंपल सा एग्जाम्पल घरों का बता रहे हैं, तो ये आप कहीं जा रहे हैं टोक दिया, ये सारे जो ब्लाइंड फेट्स थे जिसकी वजह से आज का दिन नहीं अच्छा है, आज का मुहूर्त नहीं अच्छा है, तो ये सारे लोग बड़ा ध्यान देते थे, इन सब चीज़ों पर बिलीव करते थे। और अब क्या हो गया है, अब तो जैसे जैसे पढ़ाई एजुकेटेड लोग हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ों को साइंटिफिक तर्क से, रैशनल थिंकिंग मीन्स तर्क से और लॉजिकल रीजनिंग से इसको जो है निगलेक्ट करते हैं और उनको उसको मानना नहीं चाहते हैं अब। तो ये भी एक प्रकार का चेंज हो गया। स्ट्रेंथ डेमोक्रेसी, educates citizens about democratic values, rights and responsibilities, enhancing civic participation। अब जब बच्चे को हम बचपन से ही ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को, तो इस तरह के वो एक तरह से एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी इंडिया है उसको भी स्ट्रेंथ करने में हेल्प करती है। बिकॉज नाउ वी नो दैट कि डेमोक्रेटिक रूल्स, वैल्यूज़, राइट्स सब क्या हैं। जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिटीज़न, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का क्या महत्व है। जैसे कि एक सिंपल सा आपके वोट का कितना महत्व है, ठीक है। तो ये सब आप समझेंगे जब आप एजुकेटेड होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं एक एक वोट इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें मिलके हमारी जो डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको स्ट्रेंथन करते हैं, पावर देते हैं या शक्तिशाली बनाते हैं। इनहेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बढ़ता ही है। ट्रेन्ड एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू नेशनल ग्रोथ थ्रू स्किल्ड लेबर एंड इनोवेशन। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना ज़्यादा, आपको कितने सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैं तो जब गांव में जाती हूँ तो गांव का वो फीलिंग कि हाँ वहाँ पे कच्चे घर होंगे या ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिलता है। बिल्कुल शहर की तरह बने हुए हैं सारे घर, सोसाइटी डेवलप्ड है पूरी। तो वही बातें हैं कि और हाईवेज कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या है कि हमारा लोग का डेवलपमेंट हो रहा है, वो एजुकेट हो रहे हैं, तो वो अपने लिए कमाने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, उससे उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो देश का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो दोनों लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है ब्रिजेस जनरेशनल गैप्स, हेल्प मॉडर्नाइज ट्रेडिशन वाइल रिस्पेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज, इंश्योरिंग बैलेंस्ड प्रोग्रेस। तो वी ऑल नो दैट कि ये एक तरह से ब्रिज का भी काम करती है। अगर आप एजुकेट होते हैं कि जनरेशन का जो गैप है, उस जनरेशन के गैप को भी ब्रिज का काम करती है, क्योंकि बच्चों को हम ये भी पढ़ाते हैं थ्रू एजुकेशन कि हमारी जो वैल्यूज़ थी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी फॉर आवर कंट्री या फॉर आवर कल्चर। तो हम बच्चों को ये भी समझाते हैं कि आपको रिस्पेक्ट कैसे करना है अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को बचाना कैसे। तो एक बैलेंस्ड प्रोग्रेस यहाँ पर होती है कि हम मॉडर्न ट्रेडिशंस तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन साथ में अपने कल्चर के बारे में भी और अच्छे से पढ़ते हैं। तो एक तरह से ये ब्रिज का काम भी करती है एजुकेशन जनरेशन गैप को मिटाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इनकरेजेस जेंडर सेंसिटाइजेशन, प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी, वुमेन्स एम्पावरमेंट, चैलेंजिंग पैट्रियार्कल नॉर्म्स। ठीक है, तो दिस मीन्स यहाँ पर जेंडर सेंसिटाइजेशन अब इंक्रीज हो चुका है। एजुकेशन के बाद लोगों को समझ में आ चुका है कि लड़कियां और लड़कों में कोई इतना अंतर नहीं है, सबको समान भाव से देखते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां अब घर के काम करेंगे और लड़के ही पढ़ने जाएंगे, या लड़कियां के लिए कुछ फिक्स्ड काम है, नहीं ऐसा नहीं है। अब तो सब को इक्वली पेरेंट्स जो हैं अपने दोनों बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सेम तरह की सुविधाएं देते हैं, सेम तरह की अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि अपनी लाइफ में वो किस तरीके से आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स हेल्थ एंड हाइजीन और स्प्रेड नॉलेज अबाउट हेल्थ प्रैक्टिसेस, सैनिटेशन, डिजीज प्रिवेंशन, लीडिंग टू बेटर लिविंग कंडीशंस। तो जब एजुकेटेड होते हैं तो हमें समझ में आता है कि सफाई का और इस सब चीज़ों का कितना महत्व है डिजीजेस को रोकने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं थ्रू एजुकेशन। एंड नेक्स्ट आता है 10th पॉइंट, डेवलप्स ग्लोबल पर्सपेक्टिव, फोस्टर क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। और साथ में क्रॉस कल्चर की भी, दूसरे कल्चर्स की भी, जैसा कि अमेरिका में कैसा मनाया जाता है, यूएस में कैसा मनाया जाता है, ग्लोबली भी हम लोग, एक चाइना में कैसा है, थाईलैंड का कैसा है, तो ये सारे जो है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी हमें चीज़ें पता चलती हैं। क्रॉस कल्चर इसे बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जिससे जब हम बाहर कंट्री में लोग हमारे यहाँ के काम करने जाते हैं तो वहाँ पे अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट देखते हैं हम मेन ऑब्स्टेकल रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज। अब इसमें हमने एजुकेशन तो लेकिन ऑब्स्टेकल क्या है सोशल चेंज के लिए वो भी हम देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा तो हमारा आ जाएगा इलिटरेसी, असाक्षरता। ये सबसे मेन रुकावट है हमारे किसी भी तरह के चेंज में। लैक ऑफ एजुकेशन स्टॉप्स पीपल फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू आइडियाज एंड रिफॉर्म्स। तो अगर लोग एजुकेटेड नहीं हैं तो वो बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाएंगे नए तौर तरीकों को, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना ही नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उसी अपने जो बोलते हैं ना, ये तो पुराना ढकोसला वही अपना रहे हैं। तो वो क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं तो एग्जाम्पल इलिटरेट पीपल में नॉट ईजिली एक्सेप्ट साइंटिफिक और मॉडर्न थिंकिंग। तो ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब अगर गरीबी है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कोई बहुत गरीब है इसे बोल और कोई अमीर है, तो इस केस में उन्हें सोशल चेंज से मतलब नहीं है। जो गरीब है, जो भूखा है, तो पहले तो वो हर किसी भी तरीके से अपने पेट भरने के बारे में सोचेगा। एजुकेशन तो उसकी सेकेंड हो जाएगी, सेकेंड या लीस्ट प्रायोरिटी में चली जाएगी। पुअर पीपल स्ट्रगल फॉर डेली नीड्स एंड कैन नॉट फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म और प्रोग्रेस। ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्रिएट्स डिवीजन एंड सोशल डेवलपमेंट्स। तो यहाँ पर अगर इनइक्वालिटी तभी देखिए, जो अभी सरकार ने जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें जो इतना ये फ्री शिक्षा दी जाती है, मिड डे मील दिया जाता है, वो इसीलिए सब दिया जाता है कि जो लोग गरीब हैं उनके बच्चे मोस्ट ऑफ द इन स्कूल्स में जा रहे हैं। तो वो क्या है, जब वो अपना पेट ही नहीं भर पाएंगे तो पढ़ाई लिखाई तो उनके लिए कोई मायने है ही नहीं, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें रुकावट बनती हमारे सोशल चेंज में। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम। इन इंडिया रिजिड कास्ट डिवीजन लिमिट्स इक्वलिटी एंड मोबिलिटी, मेकिंग इट हार्ड टू ब्रिंग न्यू चेंजेस। तो जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इंडिया में पहले कास्ट सिस्टम जोरों पे था, और अभी भी जब पॉलिटिक्स आती है, चुनाव आते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, फिर वो जातियों की बात होने लगती है। तो वो क्या है बेसिकली, अभी तो ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो मुझे भी लगता है कि क्या ऐसा सिस्टम है अभी भी, क्योंकि मुझे तो यही समझ में आता है स्कूल में सारे बच्चे, सारे कास्ट के बच्चे एक ही साथ पढ़ते हैं, कहीं कोई डिवीज़न है नहीं। तो लेकिन जब था ये कास्ट सिस्टम तब बैरियर भी था वो सोशल चेंज के लिए। सुपरस्टिशंस एंड ट्रेडिशनल बिलीव्स, इसके अलावा कुछ कुछ सुपरस्टिशंस भी लोग अपने पाल लेते हैं। ब्लाइंड फेथ एंड ओल्ड कस्टम्स मेक पीपल रेजिस्ट मॉडर्न आइडियाज एंड रिफॉर्म्स, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। जैसे कि ऑपोजिशन टू गर्ल्स एजुकेशन इन सम ट्रेडिशनल एरियाज। तो कहीं कहीं जो बहुत रूरल एरियाज हैं इंडिया में, वहाँ पर अभी भी जो गर्ल्स की एजुकेशन को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, right attitude, when people strictly follow old religious practices and reject modern thoughts and change become difficult। तो जहाँ पर लोग पुरानी अपने वो चली आई परंपराओं को फॉलो ही करना है, उनको नई चीज़ों को नहीं मानना चाहते हैं, तो वो भी एक तरह से सोशल चेंज के लिए ऑब्स्टेकल या रुकावट का काम करती है। नेक्स्ट है फियर ऑफ चेंज। मैनी पीपल प्रेफर स्टेबिलिटी एंड फियर लूजिंग देयर स्टेटस और कंफर्ट ड्यू टू चेंज। देखिए, जैसे ही कोई चेंज आता है तो सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और इंसान की तो सबसे बढ़िया यही प्रवृत्ति है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। जो हम लोग इतने सदियों से फॉलो करते जा रहे हैं उसमें उसी को कंफर्ट लग रहा है। फियर ऑफ चेंज मतलब बदलाव का भय नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स। करप्शन, वीक लीडरशिप, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस कैन डिले सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो करप्शन तो एक बहुत ही बड़ा रहा ही है मुद्दा। करप्शन है, वीक लीडरशिप अगर आपकी मजबूत नहीं है, या गुड गवर्नेंस नहीं है, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हमारे सोशल चेंज को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। विदाउट स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी लीडर्स सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफन फेल टू ग्रो। ठीक है, तो ये हमें चीज़ समझ में आ गई, ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कस किया इसके बारे में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट इज रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो रीजन बेस्ड और जो कम्युनलिज्म बेस्ड जो कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, लाइक कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन रीजन, लैंग्वेज, रिलीजन डिवाइड पीपल एंड ब्लॉक कलेक्टिव प्रोग्रेस। तो जो एक इंडिया में सबसे बड़ा चलता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसके अलावा स्टेट वाले भी अपनी अपनी फैलाते हैं कि भाई मेरी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी है, वो उनकी लैंग्वेज को नहीं बोलेंगे, वो फॉलो नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं हम ये बैरियर बन जाती है सोशल चेंज में। जब एक कंट्री है तो सब कुछ अगर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और एकता की भावना रखेंगे तभी सब लोग मिलके आगे इस चीज़ को कर पाएंगे। एंड द लास्ट इज सोशल इनर्शिया विच इज़ रेजिस्टेंस टू चेंज। मतलब चेंज के प्रति एक की नहीं करना चाहते हैं। पीपल गेट यूज टू ओल्ड हैबिट्स एंड रेजिस्ट न्यू वेज ऑफ थिंकिंग और लिविंग। तो रेजिस्टेंस टू चेंज भी है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें सोशल चेंज के लिए एक बैरियर का काम करती हैं। सोशल चेंज फेसेस ऑब्स्टेकल लाइक इलिटरेसी, पॉवर्टी, कास्ट
some superstitions and resist traditions. Education, awareness and equality are the main tool to overcome these barriers. तो एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस, जागरूकता फैला के और साथ में इक्वलिटी की भावना रखकर हम लोग इन बैरियर्स को तोड़कर सोशल चेंज कर सकते हैं और हमें बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी अपने जो इंडियन सोसाइटी है उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोशल चेंज, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब आता है कल्चरल चेंज। नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल चेंज। ठीक है, कल्चरल चेंज रिफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटल बिलीव्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस ओवर टाइम। अब यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है, सोसाइटल बिलीफ सिस्टम में चेंज करना। ठीक है, वैल्यूज चेंज होना, ट्रेडिशंस चेंज करना और साथ में प्रैक्टिसेस ओवर द टाइम, जो प्रैक्टिस कल्चर के नाम पर हो रही थी बहुत सालों के साथ, उनमें चेंज आना। इट अकर्स ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो सेम ही सिमिलर ही फैक्टर आएंगे यहाँ पर, क्योंकि कल्चर को कैसे प्रभावित करता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हम लोग अब बाहर के कल्चर को देख रहे हैं, बाहर की चीज़ों को देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं कल्चर में चेंज आ चुका है अब इंडिया में ही। एजुकेशन प्लेज अ crucial role in cultural change by shaping perspectives, promoting new ideas and fostering critical thinking, helping societies adapt to modern challenges while preserving their heritage. ठीक है, तो अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करते हुए जो मॉडर्न चेंजेस हैं उनको भी अपना लेना, और ये सब में हम एक जो एजुकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल के तौर पे कल्चर से अगर समझेंगे, राइज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग कल्चर। तो अभी क्या हो गया, कल्चर में क्या चेंज हो गया, अब ऑनलाइन लर्निंग बहुत से जोरों से चल रही है। अर्लियर एजुकेशन मेनली हैपेंड इन क्लासरूम्स विद बुक, नाउ स्टूडेंट्स कॉमनली यूज मोबाइल एप्स, यूट्यूब एंड ऑनलाइन कोर्सेज फॉर लर्निंग। दिस रिफ्लेक्ट चेंज इन आइडियाज, हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल्स एंड लर्निंग वैल्यूज विच इज कल्चरल चेंज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज चेंज, कल्चरल चेंज। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग कल्चरल चेंज, क्या क्या रोल है एजुकेशन के वो देख लेते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, एजुकेशन हेल्प पास ऑन कल्चरल वैल्यूज वाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज दैट लेड टू सोशल प्रोग्रेस। तो एजुकेशन हेल्प करती है कल्चरल वैल्यूज को पास करने में। जो हमारे जैसे देखिए अभी इतना ज़्यादा एजुकेशन एंड ऑल बढ़ गई है, तो हम लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं या सब बहुत सारे लोगों को अपने इंडिया के डिफरेंट स्टेट के भी सारे कल्चर पता हैं और कहाँ पे क्या होता है। और आजकल तो बच्चों को स्कूल में प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं डिफरेंट स्टेट के कल्चर या फेस्टिवल के लिए, और जो है फेमस डांस फॉर्म्स के लिए, फेमस फूड के लिए। तो इस तरीके से उनको जो है दूसरी कल्चर की भी, या कह सकते हैं स्टेट कल्चर की भी वैल्यू का बताई जाती है। प्रमोट रैशनल थिंकिंग, encourages लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वेश्चनिंग ऑफ आउटडेटेड कस्टम्स लीडिंग टू पॉजिटिव सोसाइटल चेंजेस। ठीक है, तो इसके अलावा एक रेशनल थिंकिंग भी डेवलप होती है बच्चों में, लोगों में, कि वो उस चीज़ों को क्वेश्चन करें जो लॉजिकल नहीं है। ठीक है, जैसे कि पहले के समाज में कितना छुआछूत का भाव होता था, उसका क्या मतलब था, क्यों कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसे छुएं ना या वो निकल जाए तो बड़ी दिक्कत है। तो ये सब क्या था उस समय, अज्ञानता थी एक तरह से। ठीक है, जो एजुकेटेड पीपल अब समझते हैं इस चीज़ को कि ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर आप बच्चों से पूछेंगे क्लास में कि वो कैसा है कि आप कोई नीचा, कोई ऊंचा, कोई लोअर कास्ट, तो वो आपको बता भी नहीं पाएंगे, उनको समझ में नहीं आता है ऐसा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब इतनी ज़्यादा एजुकेशन के थ्रू हम लोग सब समझ चुके हैं कि वी ऑल आर इक्वल। ठीक है, encourages साइंटिफिक टेम्पर, reduces superstitions and promote evidence based thinking and innovation। सिंस एजुकेशन में ही हमारी अब क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्पर को बेस्ड एजुकेशन के लिए बात करी गई है, तो यहाँ पर वो सारे जो मिथ थे, क्या कहते हैं उनको, रूढ़वादी थॉट्स थे, बिलीफ्स थे, उन पर लोग क्वेश्चन करते हैं और साइंटिफिकली उनको प्रूव करते हैं कि नहीं ये गलत था। फोस्टर सोशल मोबिलिटी, इसके अलावा प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू इम्प्रूव देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लीडिंग टू शिफ्ट इन ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स। तो सम टाइम्स जो लोग उसी एक में बंधे हुए हैं तो वो बाहर निकल रहे हैं, अब मोबाइल हो रहे हैं, मीन्स वो अपनी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को अच्छा करने के लिए बाहर निकलते हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर वो गांव का है इंसान तो वो गांव में ही रहेगा, नहीं, हमें रहना यही है, चाहे हम कमा खा पाएँ या ना खा पाएँ। तो आप देखते हैं आप कितना ज़्यादा इधर से उधर मोबाइलिटी जिसे बोल रहे हैं कि लोग इधर से उधर जाते हैं अपने सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। गाँव वाला शहर आ रहा है, शहर वाला विदेश जा रहा है ना, तो वो इसी को यहाँ पर कहा गया है। ब्रिजेस जनरेशनल गैप, अगेन सेम थिंग है, जनरेशन दोनों जनरेशन्स के गैप को मेंटेन करता है, ब्रिज का काम करती है एजुकेशन।
जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, अगेन द सेम टॉपिक। एजुकेशन चैलेंजेस पैट्रियार्कल नॉर्म्स, मतलब होता है वुमेन और मैन का कोई भेद नहीं है। इक्वलिटी की बात करती है एजुकेशन, एंड प्रमोट्स जेंडर जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बोथ ऑफ देम। इसके अलावा ग्लोबल अवेयरनेस एंड मल्टीकल्चरलिज्म, इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू ग्लोबल कल्चर्स, फोस्टरिंग टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी एंड क्रॉस कल्चर एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स को प्रमोट करती है कि वो हम अब मोस्ट ऑफ द लोग यही सारा जो ग्लोबली भी जो कल्चर है, आपको पता ही है कि हम लोग क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा आजकल तो हमारे नए जो जनरेशन है उसमें तो लोग हेलोवीन पार्टी जो कि वहाँ पे होती है, गुड फ्राइडे या गिव अवे डे, थैंक यू डे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बच्चे, अब ये नई जो जनरेशन है वो ये सब भी सेलिब्रेट कर रही है। तो कैसे कर रही है? बिकॉज अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के थ्रू हम सबको पता चल चुका है, लोग को नॉलेज ज़्यादा हो रही है। प्रमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज, अगेन encourages participation, freedom of expression and human rights of awareness and leading to more progressive society। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी के बारे में समझ में आता है कि हाँ हम क्या कह सकते हैं। और प्रिपेयर फॉर टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन, और साथ में हेल्प सोसाइटीज अडेप्ट टू डिजिटल एडवांसमेंट वाइल बैलेंसिंग ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। तो आप देखते ही आपको आजकल डिजिटल एडवांसमेंट कितना ज़्यादा हो गया है कि फ़ोन पे से लोग पेमेंट करते हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस करते हैं, पिक्चर, तो मीन्स बहुत कुछ डिजिटल हो गया है जिसको हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने अडेप्ट कर लिया है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हाँ ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जबकि वो इतना ज़्यादा सिस्टमेटिकली अडेप्टेशन होता चला जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अब एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि आजकल बच्चे जो शहरों में हैं उनको तो यही नहीं आइडिया है कि लाइट भी जाती है, ठीक है, जबकि लाइट इन्वर्टर सबके घरों में है, लाइट जाती है, इन्वर्टर चल जाता है, लोगों को उस ब्लैकआउट के बारे में ही नहीं पता है, ठीक है, खासकर बच्चों को, जो नई जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं। जबकि पहले के लोग कितना इतना लाइट चली गई तो बड़ा बैठ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। टीवी में प्रोग्राम आने के लिए जो है लोग इंतज़ार करते थे, सैटरडे संडे में कुछ आ रहा है इस तरह से, या बच्चों का कोई प्रोग्राम संडे ही आएगा। अभी क्या है, हर समय बच्चों के पास अवेलेबिलिटी है हर चीज़ की। तो कितना सारा चेंजेस हो जाता है टेक्नोलॉजी की वजह से और एजुकेशन की वजह से। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, इंस्टिल इको फ्रेंडली हैबिट्स इन्फ्लुएंसिंग कल्चरल एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर एंड कंजर्वेशन। तो बच्चों को अब अपनी एजुकेशन में नेचर और के प्रति हमारा क्या, ये जो पोल्यूशन एंड ऑल पढ़ाया जाता है वो इसीलिए कि वो अपने एनवायरनमेंट को लेके अवेयर रहें, और जो भी हमारा डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, हम बिना किसी को हार्म पहुंचाए अपना डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो एजुकेशन के थ्रू ये सारी चीज़ें देखने समझने को मिलती हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज कि मेन ऑब्स्टेकल रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्चरल चेंज। Illiteracy, again same thing, uneducated people often follow old customs blindly, they do not understand or accept new culture ideas easily, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया है, हमने डिस्कस किया। इसके अलावा ट्रेडिशनलिज्म, पीपल आर इमोशनली अटैच्ड टू ओल्ड ट्रेडिशंस एंड रेजिस्ट चेंज। एग्जाम्पल, प्रेफरेंसेज और फॉर अरेंज्ड मैरिज ओनली, रेजिस्टेंस टू वुमेन वर्किंग आउटसाइड, ठीक है। तो कहीं कहीं देखने को मिलता है ये कि अभी भी अरेंज मैरिजेस पे लोग जमे हुए हैं कि नहीं, और अगर नहीं भी हो रही तो भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अरेंज मैरिजेज सक्सेसफुल होती हैं, है ना। एक वो भी अब आ गया है, लोग जो बिलीव करते हैं पुराने सिस्टम्स को, जबकि ऐसा नहीं है। जब अरेंज मैरिजेस होती थी तब भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट वुमेन्स वर टोटली डिपेंडेंट, तो इसलिए वो कभी भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे और बाहर नहीं जाएंगे नहीं। लेकिन अब सिंस वुमेन्स डिपेंडेंट नहीं हैं अपने पार्टनर पर, तो वो आवाज़ उठाते हैं, अगर उनको नहीं अच्छा लगता है तो वो उस रिश्ते से हट भी जाते हैं, अलग भी हो जाते हैं ना। तो ये चेंज देखने को हमें मिला। Religious orthodoxy, rigid religious beliefs stop people from accepting new cultural practices, ठीक है। Opposition to scientific views due to religion myth, ठीक है। जैसे सिंपल से एग्जांपल है कि सूर्य ग्रहण में कितने सारे हमारे रिलीजियस मिथ हैं, उसको देखना नहीं चाहिए, इतने समय खाना नहीं चाहिए, इतने समय ये नहीं करना चाहिए, बट साइंटिफिक तो उस पर रिसर्च ही पूरी करते हैं उन सारी चीज़ों को इस पर। तो वो क्या है, एक रिलीजियस में बिलीफ है कि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बट ऐसा साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। सुपरस्टिशंस, ब्लाइंड बिलीव्स एंड फियर ऑफ बैड लक प्रिवेंट पीपल फ्रॉम चेंजिंग कल्चरल हैबिट्स। लोगों को डर लगता है ना भगवान से कि अगर हमने ऐसा किया तो नहीं हमारा भाग्य खराब हो जाएगा, भाग्य उदय नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है, वो वही बिलीव्स हैं जो इतने सैकड़ों सालों से जो हमारे बिलीफ सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो उसको चेंज होने में टाइम लगता है।
Caste system and social hierarchy. In India, caste and class division stop people from adapting new culture practices that promote equality. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये था, लेकिन अभी आप देखेंगे अब छठ पूजा है जो सिर्फ बिहार में होती थी, अब तो ऑल ओवर द इंडिया सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का चेंज हो गया कल्चर में। इसके अलावा जो गणपति बप्पा का एक सेलिब्रेशन होता है वो महाराष्ट्र में मेनली होता था, बट अब ऑल ओवर इंडिया आपको जगह जगह पंडाल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गरबा का सेलिब्रेशन है, डांडिया नाइट्स है, ये सब क्या अब तो हर जगह हो रही है, जबकि ये पर्टिकुलर गुजरात का फंक्शन था। तो बेसिकली क्या हुआ कि अब टेक्नोलॉजी एंड ऑल के थ्रू लोगों में जागरूकता आ गई है, वो सेलिब्रेशन को महत्व देते हैं। Economic backwardness. Poor people cannot afford new lifestyles, education और technologies that bring cultural change. तो cultural change में economic backwardness भी एक तरह की obstacle मानी गई थी, होती है, मानी क्या गई थी। Lack of education and awareness. Without proper knowledge, people do not understand the importance of modern cultural values like gender equality और human rights. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सोशल चेंज में भी डिस्कस की हैं। फियर ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी। पीपल थिंक दैट चेंजिंग द कल्चर मीन्स लूजिंग देयर ट्रेडिशंस एंड आइडेंटिटी। तो लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमने वो अपना अगर कल्चर काम नहीं करेंगे, अपने रिचुअल्स नहीं फॉलो करेंगे, तो दिस मीन्स हमारे ट्रेडिशनल आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, हम ख़त्म ही हो जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं माना जाता है। पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। फ्रीक्वेंट सोशल टेंशंस, कम्युनलिज्म, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्टर्ब द नेचुरल प्रोसेस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। तो देखिए, कल्चरल डेवलपमेंट का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन अगर इस तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट्स सोसाइटी में आ जाएं, दंगे वगैरह जो अब तो नहीं होते हैं, पहले होते थे, दंगे सुनते हैं कि हो जाते थे, तो वो क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उस सब की वजह से कल्चरल चेंज होने में दिक्कत होती है। लास्ट है सोशल इनर्शिया, अगेन रेजिस्टेंस टू चेंज। पीपल प्रेफर टू लिव द वे एंसेस्टर्स लिव्ड, अवॉइडिंग एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन। तो ये ऑब्स्टिकल थे, बट अब नहीं है। आप सभी को पता है कितना सारा चेंज हमारे सोसाइटी में हो चुका है ऑलरेडी। नाउ कमिंग टू द, आप कंक्लूड करके लिख सकते हैं, कल्चरल चेंजेस ऑफन स्टॉप्ड बाय इलिटरेसी, पॉवर्टी, सुपरस्टिशंस, कास्ट एंड रिजिड ट्रेडिशंस, जबकि एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ओपन माइंडेडनेस आर द मेन वेज टू रिमूव दीज बैरियर्स। ओके, प्रमोट हेल्दी कल्चरल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं। तो देखिए, सोशल चेंज सोशल चेंज और कल्चरल चेंज हमने डिस्कस कर लिया है। आपको 100% ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, चाहे शॉर्ट में, लॉन्ग में, और आप बहुत अच्छे से इस आंसर को लिख पाएंगे। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन और आया है जो कि आपके उसमें तो नहीं दिया था, जो आपकी यूनिट्स हैं, लेकिन इस टॉपिक का क्वेश्चन आया है, तो मैंने इसको भी नोट्स में जो है इंक्लूड किया है। क्या है मीनिंग ऑफ मल्टी कल्चरल एजुकेशन? मीनिंग क्या है? देखिए, आप जब तक हर टॉपिक के बारे में पढ़ के वहाँ नहीं जाएंगे, आप 2 घंटे में लिख ही नहीं पाएंगे और लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। और अगर बैक पेपर एंड ऑल लग गया तो समझिए कि आपके लिए ये बहुत ही, ये जो 2 साल का बीएड का कोर्स होता है, ये बड़ा ही टिपिकल हो जाता है, क्योंकि अगेन आपको फिर नेक्स्ट पेपर भी देने, सेमेस्टर के साथ में आपको ये भी देना है, बैक भी, तो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। और इतनी मेहनत से अगर यहाँ तक पहुँचो, कर रहे हो, तो ईजिली चीज़ें निकल जानी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि बीएड तो कोई लास्ट टारगेट है नहीं, इसमें करके कोई जॉब तो नहीं मिलेगी नहीं, इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो इसको इजीली निकल जाए, आपको इसी पर फोकस रखना चाहिए। चलिए देखते हैं मल्टी कल्चरल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। मल्टी कल्चरल एजुकेशन इज एन एजुकेशनल अप्रोच दैट रिकॉग्नाइजेस, रिस्पेक्ट्स एंड वैल्यूज द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है, तो मल्टी कल्चरल एजुकेशन ये हमारे इंडिया के लिए सबसे सटीक बैठता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग, अलग अलग कल्चर वाले, डाइवर्सिटी वाले लोग एक स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं एक स्कूल में। ठीक है, तो इसी अप्रोच को, जहाँ पर उनके सभी को रिस्पेक्ट की जाती है, सभी को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनके कल्चर की वैल्यू की जाती है, इसको बोलते हैं मल्टी कल्चरल एजुकेशन। ओके, it provides equal learning opportunities to all children regardless of their caste, religion, language, ethnicity, gender और socio-economic background। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बिल्कुल सही है। द गोल इज टू प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब सिंस इंडिया हमारा जो कंट्री है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला, कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कस्टम्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो इतने सालों से हमारे यहाँ अटैक हुए हैं, उनका मेन रीज़न यही था कि हमारे यहाँ यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी।
ठीक है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉलरेंस एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द क्लासरूम। तो अगर हमारे बच्चे इस चीज़ को समझेंगे तो आगे नेक्स्ट जनरेशन इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। उसके लिए चाहे कोई महाराष्ट्र से हो या राजस्थान से हो या गुजरात से हो या यूपी से हो या बिहार से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए क्या होना चाहिए? इंडियन, ही इज इंडियन। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यही मतलब है। मल्टी कल्चरल एजुकेशन मीन्स टीचिंग स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट एंड लिव टुगेदर पीसफुली डिस्पाइट डिफरेंस इन कल्चर, रिलीजन और ट्रेडिशन। इसके अलावा अगर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, इस तरह की चीज़ें बच्चों के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो उसी को प्रमोट करती है मल्टी कल्चरल एजुकेशन। डेफिनेशन अगर एग्जाम में लिखने को पूछी जाएगी तो आप कैसे लिखेंगे? मल्टी कल्चरल एजुकेशन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी डिजाइन टू इंक्रीज एजुकेशनल इक्विटी फॉर ऑल स्टूडेंट दैट इनकॉर्पोरेट कंटेंट, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड द थ्योरीज फ्रॉम डाइवर्स कल्चर। तभी आप देखते हैं कि जो बच्चों को चैप्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं तो उसमें हर कम्युनिटी के डाइवर्स कल्चर्स को इंक्लूड किया जाता है। उससे कि कुछ ना कुछ थ्योरीज हैं या कुछ टीचिंग्स है। जैसा कि सिंपल सा एग्जांपल, हम लोग बुद्धिज़्म भी पढ़ते हैं, जैनिज़्म भी पढ़ते हैं, मुगल पीरियड भी पढ़ते हैं, इसके अलावा वैदिक कल्चर भी पढ़ते हैं, है ना। तो हम सारे कल्चर्स एक साथ पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग महाराष्ट्र स्टेट को भी अपने उसमें पढ़ेंगे, जो आजकल जो ये हम लोग के टाइम पे उतना शायद नहीं था, लेकिन अभी जो नए बच्चे पढ़ते हैं तो वो लोग क्या आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एक बच्चे बनाते हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं वो लोग, उनको स्टेट वाइज जो है आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक फीचर्स स्टेट के बनाने को दिया जाता है प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो कभी सिक्किम का, कभी असम का, कभी कहीं का, जिससे बच्चों को उस स्टेट के बारे में भी नॉलेज हो। एनसीटीई जो इंडिया की टीचर एजुकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी कल्चरल एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स एंड प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन टू लिव इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। ठीक है, तो बच्चों को प्लूरलिस्टिक सोसाइटी मतलब डिफरेंट कल्चर वाली सोसाइटी में रहने के लिए प्रमोट करती है। अभी आप जब नई एनईपी के अकॉर्डिंग जो बुक्स आई हैं, आप उसमें देखेंगे कि बहुत चेंजेस हो रहे हैं। जो एसएसटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स, उसमें बहुत चेंजेस करे गए हैं, जिससे बच्चे अपने जो हेरिटेज है, जो हमारी अपनी हमारी अपनी जो कल्चर थे उनको भी वो जाने और साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी समझें। इस तरीके से पूरा करिकुलम अब डिज़ाइन किया जा रहा है। की पॉइंट्स एंड नेचर, इट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस इन एजुकेशन। ठीक है, इनकरेजेस अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल कल्चर्स, अभी डिस्कस किया। सपोर्ट इंक्लूसिव करिकुलम, स्टोरीज, लैंग्वेजेस फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल। जैसे हम लोग महाराणा प्रताप की भी स्टोरी पढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की भी पढ़ते हैं, भगत सिंह की भी पढ़ते हैं। ये सारी बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर कल्चर के बारे में बताया जाए। महात्मा गांधी को भी पढ़ते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू को भी पढ़ते हैं, और सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम अगर देखें अब्दुल कलाम आज़ाद को पढ़ते हैं। बच्चे को हर तरह की नॉलेज प्रोवाइड कराना थ्रू स्टोरीज, कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिमूव प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप्स। तो स्टीरियोटाइपिंग को रिमूव करती है मल्टी कल्चरल एजुकेशन, डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करती है, प्रिपेयर्स चिल्ड्रन फॉर ग्लोबल सिटीजनशिप। और अगर ग्लोबली भी हमारे देश के बच्चे अब तो दुनिया में कितना जो है आगे जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग आईटी सेक्टर में आगे जाते हैं, काम करते हैं जाके, तो वो ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए भी प्रिपेयर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन इंडियन क्लासरूम स्टूडेंट्स में बिलोंग टू हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन कम्युनिटीज एंड स्पीक हिंदी, तमिल, बंगाली एंड मराठी। ओके, ये मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। अ मल्टी कल्चर अप्रोच इंश्योर्स दैट टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग मैथड्स एंड एक्टिविटी रेस्पेक्ट एंड इंक्लूड ऑल ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस विदाउट एनी बायस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, तो किसी एक के धर्म की ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। नहीं, सभी के बारे में बताया जाता है। सभी लैंग्वेजेस को के जो है उनके जो लिटरेचर के पोएट्स हैं या राइटर्स हैं, उनके बारे में भी बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन। मल्टी कल्चरल एजुकेशन इज इक्वल टू एजुकेशन दैट टीचर्स इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर कंक्लूजन में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। आज के वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।